चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में समझें। ठीक है, तो तैयार हो जाए सब लोग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वर्क। सारी बात समझ में? चल तो मान लेते हैं कि एक ऐसा सोर्स हमने लगाया जिसका ईएमएफ है E = E0 ओमेगा एंड एक कैपेसिटर लगाया C कैपेसिटेंस का। तो आप अच्छी तरह जानते हो करंट फ्लो करेगा, करंट ने फ्लो किया, तो कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। चार्ज के एक्यूमुलेट होने के कारण वहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी बनेगा। पक्की बात है एकदम। तो अगर ये पक्की बात है तो व्हाट कैन वी डू, हम ऐसे कह सकते हैं एट एनी टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्मॉल q एंड वैल्यू ऑफ दैट चार्ज विल बी इक्वल टू c टू b। ये फॉर्मूला कैपेसिटर ने सिखाया। तो q विल बी इक्वल टू c इनटू b जो है हमारा E0 sin ओमेगा t है। अब मुझे तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ फेजर डायग्राम बनाना है। ये सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं, हम ये देख सकते हैं कि फेजर डायग्राम में क्या सिचुएशन चल रही है। तो पहले तो मैं E0 का फेजर डायग्राम बना रहा हूँ। ये सोर्स है E0 एंड ओमेगा t रेफरेंस की तरफ जो है इसका फेज है। q = c * b होता है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन। अब मुझे पता है dq/dt हमें यहाँ पे करना है एंड dq/dt इज बेसिकली करंट I। तो इट विल बी c * E0 इनटू sin ओमेगा t को मैं लिख सकता हूँ cos ओमेगा t एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो I की जो वैल्यू है इट इज E0 अपॉन 1 बाय ओमेगा, है ना? समझना है बहुत काम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे E0 इनटू ओमेगा c हो रहा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा c रखना ही पड़ेगा। दिस इज इनटू cos ओमेगा t। ध्यान से देखो, एक बार फिर से सोचो 1 अपॉन ओमेगा c सही है गलत है, समझ में आ रही बात? ठीक, अब जो है मैं cos ओमेगा t को क्या लिख सकता हूँ? अब देखो मुझे कंपेयर दो इक्वेशंस को तभी कर पाऊंगा, मैं दो इक्वेशंस को तभी कंपेयर कर पाऊंगा जब मैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना। यहाँ पे लिखूंगा लाइन नाउ in order to compare phase angles of both E and I, they must be into same trigonometric plane. They must be into same trigonometric. तो मैंने वही किया। तो I = E0 upon 1 by omega c यहाँ लिखा and multiplied by sin ऑफ। अब cos को अगर साइन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? सोचिए cos से sin में कैसे जाया जाए, हाउ कैन गो फ्रॉम cos टू sin। सोचो sin ऑफ क्या लिखा जाए कि पर्टिकुलर एंगल cos में कन्वर्ट हो जाए। तो वी कैन राइट ओमेगा t प्लस पाई बाई, है ना? अब हम जानते हैं I = E/R होता है, तो यहाँ पे E0 अपॉन मैं x c लिख देता हूँ एंड इट विल बी sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये थी हमारी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने फेजर पे डाल दिया। दूसरी इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, अब मैं दूसरी इसको न बना के एक मिनट यहाँ लिख, तो I = I0 sin ओमेगा t प्लस पाई ऐसे लिख, where I0 = E0 अपॉन x। समझ में आ गया होगा? इसका मतलब ये है कि ओमेगा t से प्लस पाई बाई 2 यानी कि ऊपर, यहाँ पे आपका I0 है, ये वैल्यूज जो है। तो दिस इज द फेजर डायग्राम, बोथ यानी कि करंट एंड सोर्स EMF, इन दोनों का फेजर डायग्राम हो गया, कंबाइंड फेजर डायग्राम। नाउ अब ये फेजर डायग्राम ही क्यों बनाया जा रहा है बार-बार, तो मैं थोड़ी फील आपको यहाँ पे ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप एसी करंट फ्लो करवाएंगे किसी कैपेसिटिव प्योरली लिखा है, प्योरली मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अंदर जब कभी भी आप करंट भी एसी करंट को फ्लो करवाएंगे तब आप ये नोटिस करेंगे करंट लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे चल रहा है π/2 एंगल से एज कंपेयर टू सोर्स। From here we see that current leads voltage by phase angle of phase angle of pi। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप सब देख सकते हो करंट है आपका एंड वोल्टेज है, इट इज इजीली विजिबल। यहाँ पे लीड आ रही है π/2 एंगल। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ अनदर पॉइंट व्हिच आई कैन ऐड इन देयर इज वोल्टेज लैग बाय π/2, है ना, फ्रॉम करंट। वोल्टेज लैग बाय π/2। बात क्लियर है? एकदम क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं हम ये XC जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस X? लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस। XC इज बेसिकली रिएक्टेंस। यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है I0 के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, XC इज बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी तरीके का रेजिस्टेंस ही ये मान के चलेगा, ये वो रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो अब आप ये मान लें कि वायर्स के अलावा भी रेजिस्टर्स हैं, है ना, वायर्स के अलावा भी रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर भी खुद एक तरीके का रेजिस्टर है एंड दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ XC विल बी आल्सो, XC की यूनिट भी आपकी जो है वो। बात करता हूँ XC के फॉर्मूला की।
XC का फॉर्मूला जो है वो है 1/ओमेगा c। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2πf into c। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1/2πf into। तो मैं देख सकता हूँ if I draw graph of XC versus f, so I can see as frequency increases XC will, the graph will go like, graph will go, simple as that, simple as that। तो आपने इसी की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो आपको यहाँ पे दिक्कत आने लग जाएगी। इसीलिए आप सोच के चलिए कि हर कंट्री ने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट फिक्स कर रखा है, बिकॉज उसके पीछे कारण है कि उस देश में वो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। अब आप सोचिए अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाए, वहाँ के प्रोडक्ट फिर 60 हर्ट्ज पे चल रहे हैं यूएसए में, यहाँ पे 50 हर्ट्ज में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक्सी के अंदर फर्क आएगा ही, क्योंकि सर्किट में कैपेसिटर तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। तो दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कई बार जो है फोन में हीटिंग ज्यादा हो रही है, और ये सारी चीजें इंडिया में आके पता चलती है लोगों को जब ये लॉन्च कर देते, ये लफड़े हो जाए थोड़ा सा आपको इससे ध्यान, ठीक है। तो दिस इज इट। यहाँ से अपन को इतना यही सीखने को मिला है कैसे जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर आता हूँ मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। When a circuit contains inductor and there is a source of E equal to E naught sin omega, ठीक है। तो वापस से हम सेम सोर्स कर रहे हैं, इंडक्टर पे L सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। अब हम जानते हैं कि जैसे ही इसके अंदर करंट जाने की कोशिश करेगा as I increases, ठीक है, this inductor is going to behave like this bed। उस EMF के साथ ये ध्यान से सोचो और मुझे बताओ करेक्ट और if it is correct I can say very well that this E is equal to small। आराम से मुझे ये दोनों बराबर, and if it is so then L d/dt is equal to E naught sin omega। ध्यान से देखो सही है कि गलत, सही है कि गलत है, बहुत आराम, ठीक है। अगर सही है तो अब मुझे I की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। In order to find out the equation of I can write down Di is equal to E naught upon L, चला गया sin omega t and t। आप देखोगे यहाँ मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। करेक्ट इंटीग्रेशन कर, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, ठीक, और साइन का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस यहाँ पे साइन होता है इंटीग्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन वी बॉक्स टू कंप्लीट होना है। नाउ हियर आई कैन से I is equal to I naught माइनस का cos मल्टीप्लाई there I naught is equal to E naught upon XL is equal to and it is 2π, ठीक है। ध्यान से देखो अब आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकता हूँ मैं, मुझे इसी तरह पता है I is equal to I naught, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस ओमेगा, मैं इसको ऐसे लिख, बट मैं अंदर ये भी जानता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर माइनस को अगर अंदर लेके चला गया तो I can write this expression as sin of omega t minus π/2 कुछ है, तो I can write the term like I can write the term I is equal to I naught sin omega t। अब बारी आएगी फेजर डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सेल की। एक्सेल कहलाएगा यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी यूनिट भी जो है ओम होगी, एंड यहाँ पे आप देखोगे as frequency increases XL always increase, देखिए, और जो इंक्रीमेंट है इट इज अ लीनियर इंक्रीमेंट, ये भी आप देखिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ध्यान से देखो यू विल सी ऐसे, अगर इस तरफ में XL है इस तरफ है, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0 XL इज 0 इट विल इंक्रीज लाइक दिस तरीके से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनाए, इस बार आप फेजर डायग्राम खुद से बनाए, जस्ट ड्रॉ फॉर द प्योरली इंडक्टिव ट्राई करें। रेडी, चलो देख। सबसे पहले E naught ओमेगा t रेफरेंस है हमारा, ये यहाँ पे E naught वाला ब्लू ये अपना E naught वाला लाइन। फिर उसके बाद I naught के अंदर ओमेगा t में से π/2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये π/2 है ना, और ये बिकॉज़ XL इज देयर लीनियर ग्राफ, और ये अपना फेजर है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नाउ हियर वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एज विजिबल इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट विल लैग बाय वोल्टेज बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। समझे बात को, बहुत काम की चीज। एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि मैंने एक ईएमएफ लगाया और उसी ईएमएफ के साथ में दो पैरेलल ब्रांचेस लगे हैं ना, पूछा जाता है और उसी के साथ में दो ब्रांच, एक ब्रांच पर रेजिस्टर कनेक्ट किया, इधर इंडक्टर कनेक्ट किया, और फिर एक और बल्ब, क्यों है ना, बल्ब लगाया, एक में रेजिस्टेंस लगाया, एक में इंडक्टर लगाया। बताओ कौन सा बल्ब ग्लो करेगा पहले? तो आंसर इज B2। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी देख सकते हैं एनी टाइम। अगर B2 पहले ग्लो कर रहा है, B1 बाद में ग्लो कर रहा है, तो पक्की बात है करंट तो तेजी से बहता है। हमने खुद सीखा कि करंट बहुत फास्ट होता है, तो अगर करंट इतना ही फास्ट है तो क्या कारण है कि B1 लेट ग्लो कर रहा है और B2 पहले? तो अक्सर ऐसा नोट किया गया है कि देयर इज अ डिले, आप कह सकते हो देयर इज अ डिले, स्मॉल आप कहते हो फ्रैक्शन ऑफ टाइम का काफी लैग है, वो लैग आ रहा है, ठीक है। कई बार वीडियो में साउंड आगे चली जाती है, वो
पीछे से आती है, देयर इज अ लैग इन साउंड, देयर इज अ लैग इन द फ्रेम। ये लैग जो होता है वही लैग यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो दोनों पे एक साथ पहुंच रहा है, बट करंट दोनों में अलग अलग पहुंच रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जहाँ रेजिस्टर है वहाँ करंट एकदम सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं जिस टाइम पे आपका वोल्टेज पहुंचता है। दैट इज व्हाई वी से फेज डिफरेंस इज 0 इन अ रेजिस्टिव सर्किट। अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो देयर इज ऑलवेज अ डिले इन करंट, है ना। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो देयर इज ऑलवेज एडवांस इन करंट, है ना। π/2 से लीड करता है, जल्दी पहुंचता है और पहले पहुंचता है, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों को इंडिविजुअली समझाने का जो पर्पस था वो यही था कि मैं आपको ये चीज सिखा सकूं और ये बता सकूं, शो कर सकूं कि इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है, पीछे से मतलब लेट से आता है, कैपेसिटर में लीड करता है एंड रेजिस्टिव सर्किट के अंदर सेम फेज में रहता है। So this was the meaning of it. अब इसको करने के बाद let us do some problems based on them. फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं this is a purely inductive circuit, ठीक है, purely inductive circuit है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है XL। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 10, L की वैल्यू गिवन है 5, आंसर विल बी 50 ओम। ये यहाँ पे हम 3 हो। फिर आते हैं पीक एंड आरएमएस वोल्टेज, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, पीक वोल्टेज यानी कि V0 इसकी वैल्यू हो गई 10 वोल्ट। ध्यान से देखो, पीक करंट वैल्यू हो गई I0। I0 मतलब V0 अपॉन XL। तो V0 इज 10, XL is 50, आंसर इज 1.5, सिंपल है। फिर आते हैं VRMS। VRMS अपन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। VRMS is what 10 upon 2। सिमिलरली IRMS समझते हैं अपन 1 upon 5/2, ठीक है, वोल्ट एम्पीयर। सेकंड, तो ये थर्ड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया एम्पीयर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस करंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट लैग करता है, लैग करता है। तो मुझे लिखना होगा I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू I0 मतलब 1/5। फंक्शन यही वाला लेना होगा साइन। अब देखो, अगर आपको ये इक्वेशन लिखने में तकलीफ है तो एक बहुत आसान रास्ता है, मैं इसको पार्ट्स को मिटा देता हूँ, क्या होगा। इसका बहुत आसान रास्ता है, बताऊंगा आपको, ध्यान से देखते रहो। इक्वेशन लिखने का सबसे आसान, क्या ये वाली लाइन ओमेगा टी आपने मान ली है अपनी तरफ से, यहाँ पे इस पॉइंट से इस तरफ ओमेगा टी है, बट इस बार ओमेगा टी प्लस π/6 को मैं कितना लिखूं, π/6 से 30 डिग्री। तो इसका मतलब E0 इस बार यहाँ है, यानी कि ये लिखता हूँ V0 इस बार यहाँ पे है 30 डिग्री। ये ओमेगा टी वाली लाइन है, इससे 30 डिग्री पे आपका V0 इस बार ये है। अब आपको ये पता है कि करंट जो है इंडक्टर के केस में क्या होता है, लैग। क्या होता है, लैग माने पीछे छूट जाना। तो कितने एंगल से लैग होता है भाई, π/2 के एंगल से लैग होता है। तो इससे परपेंडिकुलर जो भी एरो आएगा वो आपका I0, और वो भी पीछे की तरफ। तो ये जो पीछे की तरफ आना हुआ तो इसके लिए आपको रिवर्स में यहाँ आना पड़ेगा। तो दिस एंगल कैन बी इजीली अंडरस्टूड। मुझे यहाँ लिखना होगा sin of ओमेगा t माइनस 60। दिस इज द आंसर। एक रास्ता और भी है मेरे पास, वो ये है कि आपने ऑलरेडी इसका फेज तो आपको मिला हुआ ही था, इस फेज में से सीधे से -90 कर यहाँ पे I0 को रख दो। आप देखोगे 10t plus 30 -90 तो ऑटोमेटिकली यहाँ दिस इज द करंट विदाउट यू हैव, है ना, बिकॉज़ आ ही गया होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कैपेसिटिव सर्किट है, तुरंत अपने माथे में एक चीज क्लिक करवा ले। इस केस में जो है करंट लीड करना है, बड़े लीड करे। तो बेसिकली मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोर्ड ऑफ इक्वेशन आप भी बना सकते हो। ऐसी बात नहीं कि मैंने बनाया, आप भी बना सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको देख भी जाएंगे मॉड्यूल के अंदर। इनमें क्या हो रहा है, आपको V की इक्वेशन दी जा रही है, V माने वोल्टेज सोर्स की सप्लाई है, उसकी वोल्टेज दी जा रही है, इन आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, आपको करंट दे सकते हैं, पूछ सकते हैं बताओ सोर्स का EMF या वोल्टेज क्या होगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलता है, इसी के ऊपर इसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप करते रहें, बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इस बार हमें XC की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है। पहली बात तो V0 ये पीक वैल्यू हो गई आपकी इक्वेशन, इसी से मुझे I0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इट विल बी V0 अपॉन XC। तो इट इज 3/5, यानी कि इट इज 0.6, हाँ 0.6 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे पता चल गया आपको I0 की वैल्यू आ गई, V0 की वैल्यू दे रही। सिमिलरली अगर मैं इसमें IRMS फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो इट विल बी 0.6/2। VRMS की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश, इट इज 3/5।
रूट, ठीक है, दिस इज इट। अब आगे बढ़ेंगे एंड आई विल ट्राई टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ आई एज अ, ठीक है, चलिए आई टी इज इक्वल टू आई नॉट यानी कि 0.6, फिर उसके बाद साइन एंड फिर डायरेक्ट फेज। अब आप जानते हो करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, तो मैं इस बार डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ये तो वही है जो पहले यहाँ था, इससे लीड करवाना है कितना, पाई बाय 2 ज्यादा, तो ऐड कर दो। ये 90 होता है, ये 30 होता है, तो ये 120 हो गया। इक्वेशन इज 0.6 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 करंट एज अ, यही है, ठीक है। अगर बात रही फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम बना दे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, आपने फिर से इसको ओमेगा टी रेफरेंस लेना है। इस बार ये है अपना वी नॉट, ठीक है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, इससे परपेंडिकुलर जो आएगी आपकी वैल्यू नॉट की, वो ये आएगी, है ना, दिस इज योर साइन नॉट। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। टोटल यू कैन सी द एंगल हियर इज 120 डिग्री, एंगल हियर इज। अब मैं और क्वेश्चन बना सकता हूँ, करने में तो हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो मैंने एक थर्ड वाला भी बनाया है, आप लोग तो फिर करो, क्योंकि आपके करने से डिफरेंस क्रिएट होगा बच्चों, है ना। एक कैपेसिटर का भी इसी तरीके से आप लोग बना लेना वापस, तो ये तो आप बना सकते हैं ना, मन से कोई भी इक्वेशन लिख लो, अंदर कोई भी मन से एंगल लिख लो, 70, 200, 250, कुछ भी लिख लो, बाहर कोई भी वैल्यू कुछ भी ले लो, एंड एक्सएल या एक्सपी कुछ भी एक चीज लेके और आगे बढ़ जाए, तो कुछ नहीं है, बस इस तरह ही काम करना है। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल होते हैं, आपको लगेगा क्या मजा, ठीक है। चलो इक्वेशन बनानी है, सिर्फ और कुछ नहीं करना, बट तब भी हम करें। ई नॉट की वैल्यू 10 हो गई, आई नॉट की वैल्यू हो गई ई नॉट अपॉन एक्सएल अपना 2 है 5 है। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आईआरएमएस बीआरएमएस की जरूरत नहीं हो, तुम जानते हो करना, इक्वल टू 5 साइन ऑफ करंट लैग करता है, तो इट विल बी ओमेगा टी प्लस 50 माइनस 9 150 माइनस आई की वैल्यू के अंदर 5 साइन दिस फेज माइनस 9, है ना। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, खत्म, यही है। अब एक सवाल और पढ़ लो, मजाक नहीं है, एक्स की वैल्यू 4 हो, यहाँ पे सोर्स लगा दिया, ठीक है। इस बार चलो मैं आपको करें, सपोज आई इज इक्वल 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ये इक्वेशन है, एंड आपसे मैंने डी की इक्वेशन। अब क्या करूँ, उल्टा भी कर सकता हूँ ना मैं, जब मैं आपसे वी दे के आई पूछ रहा हूँ बार बार, तो आपसे उल्टा भी तो कर सकता हूँ, इधर भी करो, तुम तो करते जाओ, सोचो देखिए सुने, कैपेसिटर में करंट लीड कर, मतलब वोल्टेज लैग करता होगा, बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर वोल्टेज को लैग कराना है तो सबसे पहले तो वी नॉट चाहिए यहाँ, और वोल्टेज को लैग कराना है मतलब ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90 करना पड़ेगा, लैग करना है। और लैग करने का जो डिग्री फैक्टर है, जो एंगल है, वो सिर्फ फिक्स है पाई बाय 2 90 डिग्री, तो वो सीधे सीधे सब, तो ये फेज तो दिख रहा है अंदर से। अब वी नॉट निकाल लेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स C equal to IR, ohms law है, तो ये 10 था, I naught 4 है, ये 40 है, तो hence we can write down the equation V as 40 sin of omega t minus 3 degree, ये है, समझ में बात को, बस इतना सही कर, और कुछ अब इसकी V नॉट की भी IRMS, sin नॉट की IRMS, ये सब बचता आता है। हाँ, एक चीज और हो सकती थी, ओमेगा की मैं अगर वैल्यू आपको देता चल, जैसे टाइम पीरियड पूछ लिया, ओमेगा की वैल्यू दे दी, तो आपसे मैं x की भी वैल्यू बना पर ओमेगा t होती, तो मैं t कैपेसिटी सब चीजें कर सकता, बट अगेन दे आर वेरी स्मॉल काइंड ऑफ सिंगल मैथमेटिक्स, तो बहुत। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सएल 3 ओम कैसे करें, सोचो। देखो मुझे पता है इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, तो ईएमएफ लीड करेगा, पक्की बात है। तो जब मैं ईएमएफ की इक्वेशन लिखूंगा E as a function of time, तो मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि E नॉट साइन एंड उसके बाद ओमेगा टी प्लस 45 प्लस 90 करना है, 90 लीड करा, ठीक है। E नॉट की वैल्यू मैं क्या लिखूं, I नॉट इंटू एक्सएल, तो I नॉट हो गया 20 इंटू 3 एंड इट इज E as a function of time इज इक्वल टू 60 साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री, ध्यान, दिस इज इट, सिंपल है ना। अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप मेरे को सीधी सी बात है, ये बताओ, क्या इन जनरल इट इज पॉसिबल कि सर्किट सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव हो या सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव हो? क्या ये पॉसिबल है कि एक सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर ही हो और सिर्फ इंडक्टर ही हो? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिन तारों से आई एम कनेक्टिंग द सोर्स, क्या उन तारों में कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा ना? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन जनरल नो सर्किट कैन बी प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली resistive. Therefore, we have to study RL circuit and RC circuit. इसलिए हमें अकेला इंडक्टर ना पढ़ के और एक
अकेला कैपेसिटर ना पढ़ के हमें इनके कॉम्बिनेशन पढ़ने चाहिए, दैट इज आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। हमें ये दोनों भी पढ़ने चाहिए। चलिए आरएल सर्किट में हम ऐसा मान लेते हैं, अगर मैंने आपको एक चीज बताई कि इट इज नॉट कंपल्सरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, बिकॉज रेजिस्टेंस तो वायर का ही हिस्सा हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो आई है, ठीक है। तो लेट अस राइट, लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मान लीजिए, ठीक है। ये करंट इसमें फ्लो एंड this is R and this is obviously L इंडक्टर, ये सिनेरियो। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे तो सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VR है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VL है, ठीक कितना हो? आपने बताया मुझे VR is equal to I naught into R into sin, V equal to I into R, I into R कर दिया आपने। साइन लिखने के बाद थोड़ा रुकें, सोचिए यहाँ का फेज ओमेगा टी था। रजिस्टर से जब करंट पास होता है तो रजिस्टर के द्वारा फेज में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मैं वापस से ओमेगा टी एंड ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, बिकॉज आर और आई कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो लिखूंगा मैं वी एल, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो हम लोग पहले लिखा था वैसा। नाउ दिस टाइम व्हाट विल हैपन, आई नॉट इनटू एक्स एल। पहली बार तो एक्स एल लिखेंगे यहाँ, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ये आप जानें। फिर उसके बाद साइन लिखकर फिर रुक जाना है ना। ओमेगा टी रेफरेंस है तो ये तो लिखेंगे है ना। यहाँ भी ओमेगा टी रेफरेंस था, प्लस 0 लिखेंगे तो लिखने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सिचुएशन है साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आगे आप क्या सोचते हो, आई का फेज ओमेगा टी है तो V का फेज कितना होगा, ये है ना। I का फेज अगर ओमेगा टी है तो V का फेज कितना होगा। मुझे साफ पता चल रहा है जो V का फेज है ना, इंडक्टर के कारण हमें अच्छी तरह पता है कि करंट लैग करता है। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि V लीड करता है, यहाँ पे प्लस पाई चाहे कुछ चाहिए तो लगना चाहिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर VR कितना है, VL कितना है, ये दोनों अगर आप निकाल पाते हैं तो ये V सप्लाई कितना है। अगर ऐसी सिचुएशन में हमसे पूछा जाता है फाइंड V सप्लाई, कि सप्लायर का वोल्टेज कितना था, तो मैं कैसे फाइंड आउट। देखो आज से पहले तक क्या होता था, आज से पहले तक क्या होता था, इन अवर प्रीवियस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ी फील आए, है ना। इन अवर प्रीवियस चैप्टर क्या हुआ, यहाँ 2 ओम रेजिस्टर था, यहाँ 3 ओम रेजिस्टर था, यहाँ पे एक बैटरी थी 10 वोल्ट की। तो आपने क्या किया, करंट फाइंड आउट किया, 2 एम्पियर का आया, फिर आपने 4 वोल्ट यहाँ बता दिया, 6 वोल्ट यहाँ बता दिया, 4 + 6 10, 4 + 6 10 था। तो अगर मुझे सिर्फ करंट दिया होता और मुझे ये नहीं दिया होता तो भी मैं 4 + 6 यहाँ 10 लिख देता ना। बट ये तो नंबर्स हैं और नंबर्स को मैं जोड़ सकता हूँ। यहाँ तो मुझे क्या करना है, 2 ऐसी चीजों को जोड़ना है जो नंबर्स है ही नहीं। तो ध्यान से यहाँ क्या होगा, V सप्लाई या सोर्स इज इक्वल टू VR + VL। पहली बात तो मैं ये लिखते थे, वहां लिखा। फिर उसके बाद मुझे लिखना होगा I नॉट, ब्रैकेट में लिखता हूँ, R sin ओमेगा टी प्लस XL sin ओमेगा टी प्लस π/2, कुछ इस तरीके, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब आपको यहाँ कुछ नोटिस करना है, क्या ये वही सेम सिचुएशन आ गई जिसमें मैं एक वेव की इक्वेशन को दूसरी वेव की इक्वेशन के साथ जोड़ता था एंड फिर उस रिजल्टेंट वेव की हमें इक्वेशन लिखनी होती, तो उसका नेट एम्पलीट्यूड पूछा जाता था आपसे। वही सेम टू सेम वही। अभी 2 वेव हैं, एक साइन ओमेगा टी और दूसरी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इन दोनों को आपको जोड़ना है, इनसे आंसर लिख पाती है। SHM में भी सेम यही प्रोसेस था, वेव में भी सेम यही प्रोसेस था, इसीलिए मैं सीख रहा था इससे दिन से कि SHM पढ़ लो, वेव पढ़ लो, क्योंकि ये एडिशन आपको अब करना पड़ेगा। तो एडिशन का रिवीजन मैं आपका कराना है। सबसे पहले फिगर डायग्राम, ये हमारी वो लाइन जिसपे ये तो ओमेगा टी है, ये आपको पता ही पहले से। इसी लाइन में अपना I है करंट और इसी लाइन में आपका VR भी है, तो मैं तो VR को लेकर चल रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम ओनली फॉर वोल्टेजेस, तो मैं इसमें I नहीं लिख रहा हूँ, ओनली फॉर V बना रहा हूँ ये डायग्राम, बिकॉज कंपैरिजन मुझे अभी फिलहाल इन दोनों में करना है, इनको ऐड करना है, तो इन दोनों में ही बात करनी अभी एट प्रेजेंट। तो मैंने लिखा VR किसके अलॉन्ग रहेगा, ओमेगा टी के अलॉन्ग, बिकॉज VR के फेज में सिर्फ साइन ओमेगा टी, VR विल बी इन दिस डायरेक्शन। फिर ओमेगा टी में प्लस 90 कर दोगे तो आपको XL मिलेगा, यानी कि सॉरी VL मिलेगा, यानी कि इधर, ठीक है। तो VL की डायरेक्शन ऊपर की तरफ प्लस 90, जैसा कि वहां दिख रहा है। अब आप ये सोचो कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इसका और इसका एडिशन ही तो होगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम। अब आपको ये दिख रहा होगा कि दे आर बेस एंड हाइट, तो एक
राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से देखना, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट ये रहा V सप्लाई। तो V सप्लाई की जो वैल्यू है हम लोग को ऐसे मिलेंगे VS स्क्वायर, या फिर आप जानते ही हो बाय वेक्टर लॉ वी नो वी कैन displace this VL, this expression will become VS VL, therefore S square is equal to VL square plus R। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशन, and therefore VS can be written as under root of L square plus VR, and this is how we can write the relation source code। ठीक है, अब आता है एक और काम की बात, इसके बाद एक काम की बात और है, वो ये है, नाउ ये फेजर हुआ, दिस इज द फेजर ओनली फॉर V। नाउ फेजर ऑफ VN विद I, जो करंट था उसके साथ, तो हमने क्या किया, देखा ये ओमेगा t है, तो यहीं पे हमारा जो होता है करंट होता है, ये हमारा लाइन में करंट। ठीक है, और जो V सोर्स है आपका वो इस तरफ है सोर्स। ठीक, I और VS के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, जो एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इट विल बी बीटा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल्स टू VL अपॉन VR। ठीक है, tan बीटा इज इक्वल्स टू VL अपॉन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है अपने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये आपको पता है यहाँ से ये रहा I डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये बीटा एंगल यहाँ पे अवेलेबल है, और इसको मैं यूं लिखता हूं tan इनवर्स VL बाय VR। यहाँ से देखो, इनकी कभी भी वैल्यूज मैं आपको दे दूंगा, नंबर्स दे दूंगा, मैं इसके बाद आपको एक ऐसा सवाल दे दूंगा जिसमें ये दोनों नंबर्स होंगे ना, बट आप अभी फील करो कि एंगल आप निकाल सकते हो क्या है। ठीक है, अब इसके आ जाने के बाद मुझे VS की इक्वेशन लिखनी है, तो VS की इक्वेशन इज इक्वल, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड जो कि ये रहा, तो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, पहले तो ये लिखा, फिर लिखूंगा साइन, आपको याद दिला दूं ये रेफरेंस ओमेगा टी जरूर लिखना पड़ेगा, प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, तो बीटा की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स VL अपॉन ये। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VS। राइट, इस तरीके से जो है VS हम लिखते हैं, मुझे लगता है आप समझ में आ गया हो। ठीक, तो अगर ये समझ में आ गया है तो लेट्स क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.05 ऑन पाई हेनरी, so this much Henry, whose internal resistance of this inductor is 0, ऐसा दे रखा है, ध्यान दूसरे, अदरवाइज उस वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, connected across end of the circuit connected to a voltage, and it is to a voltage source, है ना, V0 130 volt ऐसा दिया हुआ है, and its frequency is 50 hertz, है ना, calculate alternating current in the circuit and potential difference, find I as a function, potential difference across R and potential difference। ठीक है, ये हमारा सवाल। अब कैसे बढ़ना है, सोच दिमाग को दौड़ाएं, है ना, आप लोगों को सोचना है, देखो, क्योंकि अगर आप स्क्रीन फ्रीज करके आगे बढ़ते हो, है ना, और इसको कर पाते हो तो उससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं, इस जगह अगर आपने थोड़ा एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा तो VL जो था इसको अपन लिख सकते हैं I नॉट इंटू XL का होल स्क्वायर, तो VS कैन बी रिटन एज I नॉट अंडर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट जो भी यहाँ लिख, तो आप देख सकते हो इट इज V इक्वल टू I इंटू R, है ना, तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है सर्किट। तो ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस V यहाँ पे R1 प्लस R2 नहीं होते, यहाँ पे रेजिस्टेंस V उसी तरीके से ऐड होते हैं जिस तरीके से आपके वोल्टेज ऐड हो रहे हैं, यहाँ उनको कॉपी होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, तो उसके बावजूद भी आप शायद अटक गए कि करंट कैसे निकालो। मैं ये 12 ओम है, ये आपको क्लियर हो चुका, ये आपको एक्सेल फाइंड आउट का, एक्सेल के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेल होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू हो गई 50 इंटू एल की वैल्यू हो गई 0.05 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 0.05 हो गया आपका मात्र 5 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ये 12 और ये 5। अब इनसे जो हमें नेट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है ना, इनसे जो नेट रेजिस्टेंस हमें ऑब्टेन करना है, तो वो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नेट इज इक्वल टू रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस टर्म को आर नेट को कुछ और कहते हैं, बट मैं अभी जिक्र करना चाहता, बाद में करूंगा। आर नेट की वैल्यू हो गई 30। तो पक्की बात है यहाँ जो करंट I नॉट होगा, दैट I नॉट विल बी V नॉट अपॉन आर नेट, एंड 130 अपॉन 30 इज 10 एम्प। यहाँ से देखो आंसर इज 10। तो करंट की वैल्यू मुझे पता चल गई, इट इज 10। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ करंट अगर मैं बात करूँ तो इट इज 10 एम्पियर आंसर। अब बात करते हैं, अब करंट आ गया ना 10 एम्पियर, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि अब मुझे मेंशन तो कर नहीं रखा, आई कैन राइट I नॉट साइन ओमेगा टी।
ओमेगा में I can write down omega is 2 pi f यानी कि 100 pi I equals to I naught sin omega t, तो I की वैल्यू ये रही, ठीक है। If they ask me कि write the equation of VR, if they ask me write the equation of VR, so I'll write down I naught into R यानी कि 12 into 10 120 sin omega t, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 प्लस 0 यहाँ शो कर दो, इससे क्या है कि और मजा आ जाए कि हाँ यार मुझे सब आता है, यार प्लस 0 डिग्री दिखा दिया। फिर डीएल आ गया, बताओ इंडक्टर के केस में करंट अगर लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो अगर लीड करेगा तो I इंटू एक्सएल 5 था, I 10 था, हो गया साइन 100 पाई प्लस 2, वोल्टेज लीड कर गया बिकॉज करंट लैग कर। तो यहाँ से मुझे VR मिल गया, यहाँ से मुझे VL मिल गया, यहाँ से मुझे ID मिल गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं यार इस जो सोर्स था इसका सोर्स का VS बताओ, तो VS भी आपको यहाँ से लिख के दिखाओ, सब पूछ सकता हूँ मैं आपसे, एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ छोटी सी जड़ से हम पूरा बड़ा पार्ट सवाल बनाए और कितने पार्ट बन सकते हैं आप खुद देखो। तो अगर मैंने VS पूछा आपसे तो पहले तो आपकी इक्वेशन रहेगी VS की, VS इज इक्वल टू VL प्लस VR, VS इज इक्वल टू VL प्लस VR। तो पहला एक्सप्रेशन तो आप चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 120 प्लस 50 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई एज इट इज जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से देखें ये VR है अपना, है ना, ये VR है और ये अपन ने लगाया 100 पाई t के, ठीक है, और VR की वैल्यू कितनी 120, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज याद है, VR के आगे जो वोल्टेज है ये 120, मैं इसे यहाँ लिख, ठीक है। तो अगर मैं बना रहा हूँ फेजर फॉर V, याद रखना ये चीज जरूरी है, मैं बना रहा हूँ फेजर फॉर वोल्टेज, तो यहाँ हो गया 120, ये 100 पाई t तो एंगल है जो रेफरेंस माना है मैंने, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो हटा। फिर मुझे ये देखना है कि जो दूसरा वोल्टेज है VL वो प्लस पाई बाई 2 पे है कि माइनस पाई बाई 2 पे है। तो अगर प्लस पाई बाई 2 पे होगा तो वो ऊपर होगा, माइनस पाई बाई 2 पे होगा तो वो नीचे, ऊपर कितना जा रहा है, आई बात जाएंगे। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, ये दोनों है, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन, फेजर एडिशन या फिर वेक्टर एडिशन एक ही बात, ठीक है। एसएसएम में भी यही कहते हैं, यहाँ भी यही कहते हैं। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी जो कि 13 आ चुकी है ऑलरेडी, हम जानते हैं वो किस तरफ होगी, 120 की तरफ, आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बड़े वेक्टर की तरफ हमेशा नेट इंक्लाइंड होता है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई tan इनवर्स 5/12, ये हो गई बीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5/5। तो आपका BS यहाँ पे आया 13 sin ओमेगा t अपना रेफरेंस है तो 100 पाई t प्लस बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 5। अब आपकी VS की इक्वेशन आ गई किसमें, t के टर्म्स में, यानी कि ऐसा। अब आप देखो क्वेश्चन ने मुझे डाटा क्या दिया, क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ नंबर दिया था कि ये 12 है और ये फलाना है और ये है ना। तो मुझे करंट की कोई भी चीज दी थी बट तब भी हम इतना प्रोसीड करके यहाँ तक। एक बात और बता दूं आपने काम की है इसलिए, वो ये है कि यहाँ पे अगर इस सर्किट के अंदर बाय चांस आपसे कभी सिर्फ और सिर्फ नेट रेजिस्टेंस भी पूछा जाए तो भी हमें फेजर बनाना पड़ता है फॉर, तो फेजर फॉर रेजिस्टेंस कैसा बनेगा, फेजर फॉर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखते हैं, मैंने डायरेक्ट जो है आई को कंपेयर करके डायरेक्ट यहाँ दो फेजर नहीं बनाए, ये आगे जाके कर सकते हैं हम जब समझ में आने लगे तो आप एक ही फेजर से सारा सब कुछ देख, इट इज वेरी मच विजिबल। मुझे दिख रहा है कि R इस तरफ है एंड XL इस तरफ है, XL की वैल्यू बेटा 5 है और R की वैल्यू आपकी बेटा 12 है, तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो यही होगा। बाकी बात है वो एंगल के नजदीक, मैं बीटा की वैल्यू जब निकालूंगा तो tan इनवर्स 5/12। तो आप देखोगे कि चाहे रेजिस्टेंस की मदद से मैं फेजर का एंगल निकालूं, चाहे वोल्टेज की मदद से फेजर का एंगल निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से कर सकते। बिकॉज जो फॉर्मूला था अपना दैट इज बीटा इक्वल टू tan इनवर्स VL अपॉन VR, इसमें आप अच्छी तरह जानते हो कि चाहे VL हो चाहे VR हो, दोनों में करंट तो I नॉट इंटू XL I नॉट इंटू R होगा, तो I नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे, सीधे XL अपॉन XR ही का रेशियो होगा। देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन, दिस इज इट, है ना।